हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के लेसन नंबर 13 ज्यामितीय रचनाएं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों, एक रेखाखंड की रचना कीजिए जो दिए गए रेखाखंड के माप का 3/2 हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें से हमको दिया क्या गया है कि हमको एक रेखाखंड की रचना करनी है जो दिए गए रेखाखंड की माप का 3/2। अगर मान लो हमने एक रेखाखंड लिया है ए बी, तो जो नया रेखाखंड बनेगा, नया रेखाखंड मान लो एक सिरा तो उसमें रहेगा ही, तो उसको ए सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नया रेखाखंड है किस प्रकार से होना चाहिए, दिए गए रेखाखंड के माप का 3/2 होना चाहिए ऐसा। तो हमको इस प्रकार से रेखाखंड की रचना करनी है। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसको हम अच्छे से लिखे तो हम लिख सकते हैं इसको ए सी बटे ए बी। इसको अगर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो मुझे इधर क्या मिल रहा है, 3/2। ठीक है, आप देख सकते हो तुलना करके कि ए सी का जो वैल्यू होगा, ए सी का जो वैल्यू होगा 3 और ए बी का वैल्यू 2 है। दैट मीन्स ए सी जो है वो रेखाखंड ए बी से बड़ी होगी। दैट मीन्स अगर हम इसका रेखा बनाते हैं तो अगर हम ए बी यहाँ पे लेते हैं तो ये जो सी पॉइंट मिलेगा हमको यहाँ आगे मिलेगा सी। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी नाप का एक रेखाखंड खींच लेते हैं जिसको हम नाम देंगे ए बी। ठीक है, इस रेखा को मैं नाम दे रही ए से बी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ए पे बिंदु ए से एक न्यून कोण बना लेना है, किसी भी नाप का न्यून कोण। ठीक है, तो हम ये बना लेते हैं। न्यून कोण दैट मीन्स ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमने क्या देखा, ए बी हमारा जो बिंदु सी है वो यहाँ पे आएगा, बी से और आगे आएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो हमने ए बी जो रेखाखंड खींचा है उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमको ये पता चल चुका है कि सी जो है इसके आगे आने वाला है, इसलिए इसको हम डैश करते हुए आगे बढ़ा लेना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ए से सी की वैल्यू कितनी दी गई, मान लो 3। तो हमको यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू आएगी, ए से सी यहाँ पे बड़ी होगी, है ना। तो हमको 3 बार ए से लेकर के चाप काटना है। चाप कितने बार काटेंगे, 3 बार। उसमें से जो हम 2 चाप काटेंगे, 2 को हमको बिंदु बी से मिला देना है। ठीक है, और जो लास्ट वाला थर्ड रहेगा उसको हमको बिंदु सी से मिलाना होगा यहाँ, तभी हमारा जो रेखा होगा वो हमारा ए बी अगर 2 हिस्से को कवर करता है तो ए से सी मतलब 2 में एक और जुड़ जाएगा, तो ए से सी जो होगा वो 3 हिस्से को कवर करेगा, इस टाइप से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए पर रख करके चाप काटेंगे, किसी भी नाप का चाप काट लेना है। बिंदु ए पर रख करके हमको चाप काट लेना है। फर्स्ट चाप, ये आपका हो गया सेकंड, ये आपका हो गया थर्ड। ठीक है, इस प्रकार हमने ए पर रख करके 3 चाप काट लिए। इसको हम नाम दे सकते हैं A1, A2, A3। अब चूंकि हमको ए से सी जो होगा हमारा 3 होगा, ए से बी हमारा 2 है, तो हम क्या करेंगे, इधर से 2 चाप इधर से गिनेंगे, हम 2 चाप को मिला करके बी से मिला देंगे। ठीक है, तो ये 2 हिस्सा हम बी से मिला देते हैं, तो हम A2 से बी को मिला देंगे। A2 से हमने बी को मिला दिया। ठीक है, अब ये मतलब इसका जो चाप हमने 3 बराबर चाप काटे थे, 2 हिस्सा हमने यहाँ मिला दिया, तो हमारा एक हिस्सा बच गया। अगर हम इसको सी में मिलाएंगे मतलब सी कितने हिस्से को कवर कर लेगा, 3 हिस्से को। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे सी फाइंड करना है, लेकिन हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको ये जो रेखा दी गई है इसके समांतर ही एक रेखा खींचनी है। अब ये रेखा A2 से जो B में एक रेखा दी गई है, खींचे हमने, मिलाया है, हम उसी के समांतर ही हमको यहाँ से रेखा खींचनी है A3 से, और ये जिस पॉइंट पे इस रेखा को टच करेगा वो होगा हमारा बिंदु C। ठीक है, तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो एंगल होता है, ये यहाँ पे जो भी कोण बनेगा, A2 पे जो कोण बनेगा वही सेम कोण हमको यहाँ पे चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 2 रेखाएं समांतर कब होंगी, जब उनकी संगत
उनके जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है सेम कोण हमको यहाँ पे चाहिए रहेगा, तो हम इस कोण को नाप करके यहाँ पे सेम कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी नाप का एक कोण बना लेते हैं। ठीक है, ये जो हमने एक कोण बना लिया, A2 पर कोण बना लिया। अब उस जो हमने सेट किया डिवाइडर को, हम उसको बिना चेंज किए यहाँ पे जिस नाप का हमने कोण बनाया है सेम नाप का हमको A3 पर रख करके कोण बनाना पड़ेगा। हमको डिवाइडर को चेंज बिल्कुल नहीं करना है, जिस नाप से हमने A2 पे बनाया सेम हमको A3 पे बनाना है। अब हमको चाहिए क्या, हमको यहाँ से यहाँ तक का जो नाप मिला है, ये डिस्टेंस, ये जो कोण जितना बना है, हमको सेम नाप का कोण यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम नाप लेंगे। इसके लिए हम ये जिस जिस बिंदु पे काट रही वहाँ के अकॉर्डिंग हम अपने डिवाइडर और पेंसिल की नीब को सेट कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से सेट कर लेना है। हमने इन दोनों कोणों को, इस कोण को माप लिया है, नीब डिवाइडर के नीब को यहाँ और यहाँ पे पेंसिल का नीब देखो, डिस्टेंस एकदम माप लिया। अब इसको बिना हिलाए सेम चीज़ का यहाँ पे सेम नाप का हमको यहाँ पे रख करके चाप काट लेना है। ये देखिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हमको कटान बिंदु मिला, इस कटान बिंदु को अगर हम A3 से मिलाते हुए लाइन खींचते हैं तो ये जो रेखा के एकदम समांतर रेखा हमको प्राप्त होगी। तो चलिए A3 से इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच लेते हैं। ये देखिए हमने A3 से इस कटान बिंदु को मिलाते हुए हमने रेखा खींच ली है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो भी बिंदु प्राप्त हुआ है, जिसने इस रेखा को टच किया है, उस बिंदु का नाम होगा C। अब स्पष्ट दिख रहा है कि ए बी जो है अगर 2 हिस्से को कवर करे तो A से C कितने हिस्से को कवर कर रहा है, 3 हिस्से को। तो ये जो अभी हम इसका अनुपात अगर निकालते हैं AC अनुपात AB, तो हमको क्या मिलेगा, 3:2। तो इस प्रकार से हमने रेखाखंड का अभिष्ट रेखाखंड क्या हो गया हमारा, AC। ठीक है, हम इस प्रकार हमने अभिष्ट रेखाखंड AC की रचना कर ली है दोस्तों। इसके लिए हम रचना के पद लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के बाद हमें इसका जो रचना का पद लिखना था वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो जो इसमें काम किया वही चीज़ हमको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेखाखंड AB खींचा, AB खींचा और इसको हमने X तक आगे बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल गया था कि C जो है AB से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद बिंदु A पर हमने एक न्यूनकोण बनाया। ठीक है, A पर न्यूनकोण बनाते हुए किरण AY खींचे, न्यूनकोण बनाते हुए हमने किरण AY खींचा। ठीक है, AY पर हमने 3 बराबर चाप काटे। ठीक, तो AY पर 3 बराबर चाप काटे और उन्हें A1 A2 A3 नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, A2 को B से मिलाया तथा A3 से A2 B के समांतर एक रेखा खींचा, है ना। A2 को B से जोड़ दिया और A3 से A2 B के समांतर रेखा खींचे, जो इस AX रेखा को कहाँ पे काटती है, बिंदु C पर काटती है। ठीक है, अतः इस प्रकार हमको अभिष्ट रेखाखंड AC प्राप्त हुआ, जहाँ पे AC बटे AB अगर हम निकालते हैं तो AC कितना हिस्सा, 3 और AB कितना हिस्सा, 2, इसलिए 3/2 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस चित्र के साथ हमको ये रचना के पद लिखने हैं। रेखाखंड की रचना के लिए आपको दोस्तों जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 टाइप से होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल्स लेती हूँ, जैसे कि AC/AB इज इक्वल टू 3/2, ये फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया है ना। यहाँ पे AB क्या है हमारा, जो हमने रेखाखंड माना है वो, और AC हमको जो नया बनाना है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जो हम नया बनाएंगे वो पुराने वाले से बड़ा होगा। डैट मीन्स हम क्या करेंगे, जो भी बड़ी वाली रेखा होगी उसका हम उतना चाप काटते हैं। जैसे कि यहाँ पे AC AB से बड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम AB ऐसा खींचते हैं तो ये C होगा जो यहाँ पे आएगा, मतलब सबसे बड़ा क्या है, AC, इसलिए हम 3 बराबर चाप काटे। ठीक है, सेकेंड टाइप का अगर क्वेश्चन जैसे दे दिया उसने AC/AB इज इक्वल टू हमको दे दिया ये चीज़ 2/3,
अब यहाँ पे स्पष्ट है कि ए बी ए हमारा पहला सा रेखा है, जो हम फर्स्ट खींचते हैं वो है ना, जो 3 है। अब ए सी कितना होना चाहिए, ए से सी कितना होना चाहिए 2। दैट मीन्स ये जो सी बिंदु हमको यहाँ मिलेगा सेंटर में, दोनों के बीच में, है ना, दोनों के बीच में मिलेगा। तब अब हम कितना बराबर चाप काटेंगे, हम दो चाप काटेंगे क्या, नहीं, हमको जो भी बड़ा मिलता है हमको उतना चाप काटना पड़ता है। ए बी की वैल्यू जैसे 3, तो हम जो नीचे न्यूनकोण बना के जो चाप काटते हैं तो नीचे हमको 3 चाप काटना पड़ेगा, जिसमें से 3 हिस्सा तो पूरे, तीसरा जो लास्ट वाला तीसरा हिस्सा मिलेगा वो उसको हम बी से मिलाएंगे, लेकिन उसके जस्ट दूसरा नंबर का जो हिस्सा होगा उसको हमको यहाँ सी से मिलाना पड़ेगा। ठीक है। और इसी में अगर एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो पूछ दिया जैसे कि ए बी बटे बी सी, ये उसने दे दिया 2:3। ना यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं, देखो क्या दिया है, ए से बी हमारा जो हम रेखा खींचेंगे वो होगा। अब हमको जो सेकंड दिया है वो दिया है हमारा बी से सी, दैट मीन्स यहाँ से हमको दे दिया है वैल्यू, यहाँ से बी से सी दे दिया है, बी से सी हमको उसने दिया 3, ए से बी हमको दिया उसने 2। तो अब हमारी टोटल बड़ी जो लाइन है वो क्या है, ए से सी मतलब 2 3 टोटल हो गया 5 ए से सी। तब हमको जो चाप काटेंगे वो हमको काटना पड़ेगा 5। इस प्रकार से जो रेखाखंड की रचना करनी है उसमें आपके 3 टाइप से क्वेश्चंस होंगे। तो आप क्वेश्चंस को पहले देख करके अच्छे से समझ जाइए कि जो हम तीसरा बिंदु हमको जो सी मिलना है वो उस रेखा पे कहाँ पे मिलेगा, रेखा के बाद मिलेगा, रेखा के बीच में मिलेगा, और हमको अनुपात कैसा दिया है, क्योंकि हम अगर जैसे न्यूनकोण बना करके जो भी चाप काटते हैं, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चाप काटेंगे ए सी के हिसाब से, मतलब 3। ठीक है। इस क्वेश्चन में हम चाप काटेंगे किसके अकॉर्डिंग, बी, जो बड़ी रेखा होती है बी, तो ए बी के हिसाब से चाप काटेंगे, मतलब 3 कटेगी। इस क्वेश्चन में हम चाप काटेंगे ए सी, बड़ी हमको ए सी मिल रही ना, तो ए सी यहाँ पे 3 है कि 2 है, नहीं, ए सी हमको टोटल करना है, मतलब 3 धन 2, ए सी हमको 5, तो यहाँ पे हमको 5 चाप काटनी पड़ेगी, जिसमें से 2 हिस्से को हम बी में जोड़ेंगे और लास्ट जो 5वां हिस्सा रहेगा वो जुड़ेगा सी से, मतलब 5वां जो हिस्सा रहेगा वहाँ से हमको जो ए टू बी जोड़े रहेंगे उसके समांतर हमको रेखा खींचनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बस आप ये चीज़ समझ जाइए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आप इजीली बना सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें, जिसकी जो भुजाएं हैं वो त्रिभुज ए बी सी के संगत भुजाओं के 5:3 हो। ठीक है, मान लो हम ए बी सी के संगत मतलब इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करते हैं पी क्यू आर। दैट मीन्स ए बी के संगत इसकी कौन सी भुजा होगी, पी क्यू। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा, जिसकी जो भुजा है ए बी सी की संगत भुजा की कितनी होनी चाहिए, 5/3। ये देखिए ये बोल रहा है, तो इसकी जो भुजा लेंगे तो इसके संगत ए बी की जो भी भुजा होगी उसकी ये 5/3 होगी। दैट मीन्स इसको अगर हम सही तरीके से लिखे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5/3 बराबर हमको मिल जाएगा पी क्यू बटे ए बी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमको क्लियर है कि जो पहला जो त्रिभुज बनेगा ए बी उसके इक्वल अगर हम 3 को लेते, दूसरा त्रिभुज पी क्यू उसके इक्वल क्या आ जा रहा है, मतलब भुजाएं हैं उसके इक्वल क्या आ जा रहा है 5। मतलब जो दूसरा वाला जो हम त्रिभुज बनाएंगे वो हमारी त्रिभुज ए बी सी से बड़ी होगी। ठीक है, ए बी सी से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी कि अगर 3 हिस्सा जो है ए बी पे आता है तो उसमें कितना है, उसका पी क्यू का होगा वो कितना आएगा 5, मतलब 3 से 2 एक्स्ट्रा होगी, है ना, तो बड़ी भुजा होगी पी क्यू, तो हमको कितने चाप काटने होंगे, 5 बराबर चाप काटने होंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बना लेना है ए बी सी त्रिभुज का हमको यहाँ पे नाप नहीं दिया है, कोई भी माप नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। कोई भी आप एक त्रिभुज बना लीजिए, नाम दे दीजिए उसका ए बी और सी। हमको ए बी सी का कोई भी नाम माप नहीं दिया गया, इसलिए हम अपने मन से त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो काम होगा वो हम क्या करेंगे, बी पे न्यूनकोण बनाएंगे, जो हम रेखाओं को अनुपात में बांटने के लिए भी बनाते हैं। अब इस न्यूनकोण पे हमको चाप काटने हैं, सेम चीज़ करना है जो हम रेखाओं को दिए गए अनुपात में विभाजित करने के लिए करते हैं ना। हमको यहाँ पे चाप कितना काटना है, 5, क्योंकि बड़ी भुजा जो बी से जो भी संगत भुजा से, अब बी सी की संगत क्या हो जाएगी, इसकी क्यू आर हो जाएगी, वो भी 5 बड़ी होगी, है ना। तो हमको जो भी बड़ी भुजा होगी इसके बराबर चाप काटना है, तो हमको 5 बराबर चाप काटने हैं। बी से अगर हम एक न्यूनकोण बनाते हैं बी वाई, इसको नाम दे दे, तो इसमें हमको 5 बराबर चाप काटने हैं। इस प्रकार से बी वाई जो हमने न्यूनकोण बनाया था उसमें हमने 5 बराबर चाप काट लिए। इसको हम नाम दे देते हैं B1, B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है। नाउ जो पहली जो त्रिभुज है उसमें अगर 3 भाग जाता है तो दूसरा जो त्रिभुज बनेगा उसके समरूप उसमें हमारा जाएगा 5 भाग, मतलब 2 एक्स्ट्रा। तो हमको 3 भाग जाता है, दैट मीन्स B3 से हम इस C को मिला देंगे। ठीक है, B3 से C को मिला देना है। इस प्रकार से मिला दीजिए। ठीक है, अब हमको पता है जो अगला यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, ठीक है, जो त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पे हमको जो बिंदु मिलेगा 5 भाग हमको मिलाना है, तो इसको हमको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम BC भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये ध्यान है आपको, हमने रेखाओं को अनुपात में विभाजित करने के समय भी हमने किया था कि हम BC भुजा को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि BC भुजा को x तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो B3C के संगत ही हमको B3 और C के समांतर हमको एक रेखा खींचनी है B5 से होकर के, जो इस रेखा पे कहीं पे टच होगी। ठीक है, हमको रेखा खींचनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। समांतर रेखा खींचने का जो प्रोसेस है वो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस B3 पर एक चाप बना लेंगे और उसको बिना हिलाए B5 पर भी रख करके हम वही चाप काटेंगे। ठीक है, अब हमको इस चाप को नापना है, तो हम इस प्रकार से इसको नाप लेते, डिवाइडर को अरेंज कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, चाप के अकॉर्डिंग। देखिए डिवाइडर हमारा अरेंज्ड है, इस चाप के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। ठीक है, अब हमको सेम नाप का यहाँ पे ला करके इसमें कटान बिंदु चाहिए, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम ये जो कटान बिंदु मिला उसको B5 से मिलाते हुए खींच देंगे रेखा। ये देखिए, तो ये जो रेखा है इसको यहाँ पे बिंदु पे कट कर दिए, इस BC को हमने जो x तक बढ़ाया था उसको इस बिंदु पे वो टच कर दी है। ठीक है, तो ये ABC पॉइंट है, तो C के संगत, जैसे कि अगर हम समरूप त्रिभुज बनाते हैं तो C के संगत उसकी भुजा कौन सी होगी, लास्ट वाली बिंदु R, तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं R। ठीक है, A के संगत हो जाएगी P, B के संगत होगी Q, C के संगत हो गई R, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया R। ये जो पॉइंट मिला मुझे वो कौन सा हो गया, R हो गया। ठीक है, अब सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है। फिर से ये जो AC तो रेखा खींची हुई है, हमको इस BA को भी आगे बढ़ा लेना है थोड़ा। B से A को भी हमने आगे बढ़ा लिया। अब हमको सेम AC के संगत, AC के समांतर एक रेखा यहाँ पे से खींचनी जहाँ R है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी समांतर रेखा खींचने का प्रोसेस यहाँ पे फिर से हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम C पर चाप काटते हैं। किसके समांतर खींचना है हमको, इस AC के समांतर, इसलिए ये वाला कोण, और यहाँ पे हमको R से खींचना है, इसलिए R पे कोण, दोनों कोण को हमको बराबर करना पड़ेगा।
ये देखिए, ठीक है। अब मुझे इस कोण को नाप लेना है। ये देखिए बराबर है, तो यहाँ पे रख करके मुझे चाप काट लेना है। अब इस कटान बिंदु को आर से जोड़ते हुए रेखा खींच लेनी है मुझे। ये देखिए, ठीक है, रेखा खींच लिया मैंने। तो यहाँ पे जो बिंदु मिला, तो इस बिंदु को ए के संगत बिंदु में नाम दे देती हूँ पी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पहले त्रिभुज था, हमारा पहला त्रिभुज क्या था, ए बी सी, और हमको इसी के समांतर, इसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज मिला है। त्रिभुज है हमारा पी, इस बी को ही हम एक बार फिर से नाम दे देते हैं क्यू, और ये हो गया आर। हमको एक ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज मिला है। समरूप मतलब जो एक जैसा दिखता हो, है ना, समरूप मतलब एक जैसा दिखता हो। तो ए बी सी के जैसा ही हमारा पी क्यू आर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। मतलब हमको इस त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक दूसरा त्रिभुज मिला है पी क्यू आर। ये बिंदु बी जो ही है वो इसका क्यू भी होगा, ठीक है, क्योंकि कोण तो बराबर रहेंगे। तो हम इस प्रकार हमको ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हुआ है। ओके, मेन इसमें आपका वही है, रेखाओं को दिए गए अनुपात में विभाजित करना या फिर दिए गए अनुपात में रेखा की रचना करना, वही काम है आपका। यहाँ पे जो आप एक बार करते थे समांतर रेखा खींचने का काम, वहाँ पे आपको ये 2 बार करना पड़ेगा। और सेम चीज़ इसमें भी होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका पी क्यू बटे ए बी बराबर 5/3, तो मैंने उसमें आपको 3 केस बताए हुए थे, वो तीनों केस यहाँ पे भी फॉलो होंगे। अभी तो आपका जो समरूप त्रिभुज आपने बनाया है वो इस ए बी सी से बड़ा बना है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात क्या है, पी क्यू का बड़ा था। अगर पी क्यू का अनुपात छोटा होता, मतलब हमको ये बाहर खींचने की जरूरत पड़ती, हमको यहाँ अंदर ऐसा कुछ मिलता, ए बी सी के अंदर ही हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब इसके हमको रचना के पद लिख लेने हैं। रचना के पद हमने जो भी किया हम उसको क्रमशः लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी बनाया, और बी से हमने ए के नीचे की ओर, ऊपर हमारा त्रिभुज बना था, बी से हमने ए के नीचे की ओर क्या बनाया, न्यूनकोण बनाते हुए बी से y1 हमने किरण खींच दिया, ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या किया था, इस बी सी भुजा को हमने x तक बढ़ाया था, और ये जो बी ए भुजा थी उसको हमने z तक बढ़ाया था। बी सी भुजा को x तक बढ़ाया, बी ए भुजा को z तक बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि बी वाई पर हमने 5 बराबर चाप काटे, जिसके बाद हमको B1 B2 B3 B4 B5 मिला, ठीक है। फोर्थ हमने क्या किया, B3 से हमने C को मिला दिया, तथा B5 से इसके समांतर रेखा, मतलब B5 से B3 C के समांतर रेखा खींचा, जिसने BX को R पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। उसके बाद हमने R से CA के समांतर एक रेखा खींचा, जिसने BZ को P पर प्रतिच्छेद किया। इस प्रकार हमको अभिष्ट त्रिभुज PBR, इस प्रकार हमको अभिष्ट समरूप त्रिभुज PBR प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप रचना के पद लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं किसी त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त की रचना कैसे की जाती है, ठीक है। दोनों को देखने से पहले हम यहाँ पे लंब समद्विभाजक और कोणाधक के बारे में जानते हैं कि किसी रेखा का लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है, या फिर किसी कोण का कोणाधक कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंब समद्विभाजक की। नाम से ही स्पष्ट है कि लंब समद्विभाजक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी रेखा होती है जो दिए गए रेखा पर लंब होती है, तथा साथ ही साथ उसको समद्विभाजक मतलब 2 समान भागों में विभाजित करती है। ऐसी रेखा हम खींचना यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी किसी भी नाप का हम रेखा खींच लेते हैं। ये देखिए मैंने एक रेखा खींच लिया, जिसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी,
ठीक है। अब मुझे इस ए बी रेखाखंड का मुझे खींचना है लंब समद्विभाजक, मतलब इस ऐसी रेखा खींचनी जो इस रेखा पर लंब हो तथा इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती हो, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं किसी भी नाप का जिसका आपको लंब समद्विभाजक बनाना है, ठीक है। और हम फिर डिवाइडर पर इस प्रकार से डिवाइडर को इतना फैलाते हैं कि उस रेखा के आधे से अधिक हमारा डिवाइडर हो। जैसे कि ए से अगर मैंने देखा तो ये लीजिए, ये ए का इस रेखा के आधे से ज़्यादा तक हमको फैला लेना है। तो ये देखो आधे से ज़्यादा तक मैंने फैला लिया है। तो अब ए पर रख करके मैं यहाँ से चाप काटती हूँ। ए पर रख करके मैं इस रेखा के ऊपर तथा इस रेखा के नीचे चाप काट लूँगी। सेम काम उसको बिना चेंज किए, डिवाइडर को बिना चेंज किए मैं बी पर रख के करूँगी, ठीक है। बी पर रख के मैं ऊपर और नीचे मैंने चाप काट के जो पहले चाप काटा था उसका दोनों का मैंने कटान बिंदु प्राप्त कर लिया, ठीक है। दो कटान बिंदु मिला, अगर दोनों कटान बिंदु को मैं जोड़ देती हूँ, जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो रेखा मिलती है इसको अगर मैं नाम दे दूँ सी से डी, तो ये जो सी डी रेखा होती है वो इस ए बी रेखा पर लंब है तथा ए बी रेखा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो ये सी डी रेखा इस ए बी रेखा का क्या समद्विभाजक। चलिए दोस्तों, अभी हमने लंब समद्विभाजक खींचना देख लिया है। अब हम देखते हैं कि किसी कोण का कोण समद्विभाजक, सेम चीज़ है, कोण को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कैसे खींचा जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी हम कोई भी एक कोण बना लेते हैं, किसी भी एंगल का आप कोण बना सकते हो। चलो यहाँ पे मैंने यहीं पे से एक कोण खींच लिया, ठीक है। कोण बन गया। इसको अगर नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो ए ओ जस्ट लाइक बी, ठीक है। अब मुझे इस ए ओ बी इस कोण का मुझे खींचना है क्या, कोण समद्विभाजक, ठीक है। कोण समद्विभाजक खींचना है तो इसके लिए काफ़ी इजी प्रोसेस है। क्या करना है आपको, डिवाइडर को एक फिक्स करना है किसी भी लंबाई पे और यहाँ पे ओ पर रख करके मुझे यहाँ का चाप काट लेना है, एक कोण बना लेना है ना। अब मुझे दो कटान बिंदु मिलेगा, एक ओ ए रेखा पर, ओ ए पर यहाँ, और एक ओ बी पर यहाँ मिला। तो उस डिवाइडर को मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूँगी और एक बार इस कटान बिंदु पर रख करके मैं इस सामने भी यहाँ पे चाप काटूंगी और सेकेंड इस कटान बिंदु पर रख करके मैं देखिए यहाँ पे रख करके मैं चाप काट लूँगी, ये देखिए, ठीक है। एक बार इस कटान बिंदु पे रखकर मैंने काटा है, एक बार इस कटान बिंदु पे रखकर चाप काटा। तो ये जो कटान बिंदु मिला उसको मैं ओ से जोड़ते हुए एक लाइन खींच लूँगी, ये देखिए। तो ये जो रेखा मिली उसको मैं अगर नाम दे दूं एल, तो ये ओ एल जो रेखा है वो इस कोण ए ओ बी का कोणार्धक है। मतलब अगर आप इस दोनों कोण को नापोगे ओ ए ओ एल और एल ओ बी, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी कोण का कोण समद्विभाजक खींच सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं किसी वृत्त के परिवृत्त और अंतर्वृत्त की रचना कैसे की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें एक त्रिभुज दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, जहाँ पे तीनों भुजाएं समान है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके हमको परिवृत्त की रचना करनी है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे परिवृत्त बोला है मतलब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लंबार्धक का, ठीक है। और जहाँ पे हमको अंतर्वृत्त बनाना होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कोणार्धक का। तो परिवृत्त बनाना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमको त्रिभुज बनाना होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तीनों कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है ना। सबसे पहले हम एक भुजा खींच लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पहली भुजा हमने खींच ली है ए से बी। अब हमको यहाँ पे जो दूसरी भुजा चाहिए वो भी हमको कितनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमको करना है इस डिवाइडर को हमको 6 सेंटीमीटर पे फैला लेना है।
देखिए हमने डिवाइडर को कितने में सेट कर लिया है, 6 सेंटीमीटर में सेट कर लिया। ये देखिए इस डिवाइडर की जो लंबाई है वो हमने कितने में सेंटीमीटर में, 6 सेंटीमीटर में सेट कर लिया। ठीक है, अब हमको बी पर रख करके चाप काटना है ऊपर, क्योंकि यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ ए पर रख करके उसी चाप में हमको कटान बिंदु प्राप्त करना है। ये देखिए, क्योंकि अब ये जो कटान बिंदु मिला उसका ए से भी डिस्टेंस कितना है, 6 होगा, और बी से भी डिस्टेंस हमको 6 मिलेगा। तो हम इस कटान बिंदु को दोनों बिंदुओं से जोड़ देंगे। इस कटान बिंदु को सबसे पहले हम जोड़ देंगे ए से, ठीक है, और साथ ही साथ इस कटान बिंदु को हम जोड़ देंगे बी से। ठीक है, इस प्रकार ये जो बिंदु प्राप्त हो उसको हम नाम दे देंगे सी। तो हमको एक त्रिभुज मिल गया है ए बी सी, जिसकी तीनों भुजाएं कितनी हैं, 6 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, अब हमको इस त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करनी, मतलब ऐसा वृत्त बनाना है कि इसके जो तीनों शीर्ष हैं वो उस वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसकी किन्हीं दो भुजाओं का हमको लंबार्धक खींचना होगा, किन्हीं भी दो भुजाओं का लंबार्धक खींचना होगा। तो मैं यहाँ पे ए बी भुजा का लंबार्धक खींच लेती हूँ। तो क्या करना है, मुझे डिवाइडर को आधे से अधिक फैला लेना है, जितनी उसकी लंबाई है आधे से अधिक फैला लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने आधे से अधिक फैला लिया है। अब ए पर रख करके मुझे चाप काटना है, ऊपर और नीचे। ठीक है, सेम चीज़ इसको बिना चेंज किए मुझे बी पर रख करके चाप काटना पड़ेगा, इसका कटान बिंदु लेना पड़ेगा। ये देखिए इस प्रकार मैंने ए बी भुजा का लंबार्धक खींच लिया, इसको मिला दो। इस प्रकार ए बी भुजा का लंबार्धक हो गया। अब हमको सेम चीज़ ए सी भुजा या फिर सी बी, जिसका भी आपको खींचना है खींच लीजिए लंबार्धक। तो हम खींच लेते हैं ए सी भुजा का लंबार्धक खींच लेते हैं। ठीक है, पर और नीचे चाप, सेम चीज़ अब सी पर रख करके इसको बिना चेंज किए हमको सी पर रखना है और इसका कटान बिंदु लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो कटान बिंदु जो मिले दोनों को जोड़ देना है हमको। ये देखिए, तो हमको क्या मिल रहा है कि हमने ए बी का लंबार्धक खींचा और ए सी का लंबार्धक खींचा, तो हमको इन दोनों का लंबार्धक का कटान बिंदु प्राप्त हुआ है। ये देखिए, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे ओ। तो अब हम जो वृत्त खींचने वाले हैं, तो ये ओ जो होगा उस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमको केंद्र मिल गया, वृत्त खींचने के लिए त्रिज्या चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, ओ से ए को मिला देंगे, ओ से ए को हमें मिला देना है। ठीक है, ओ से ए को हमने मिला दिया, तो हम ओ ए त्रिज्या का अब हम वृत्त बना लेंगे। तो ओ से ए तक हमको डिवाइडर को फैला लेना है, क्योंकि ओ ए अब हमारी त्रिज्या हो गई है। ये देखिए, ओ से ए में हमने डिवाइडर को एकदम फिक्सली रख लिया है। अब हम इसका एक वृत्त बना लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार हमने ओ को केंद्र मान के तथा ओ ए को त्रिज्या मान करके एक वृत्त बनाया, जिस वृत्त पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो हैं ए बी और सी स्थित हैं। इस प्रकार हमको त्रिभुज ए बी सी का एक परिवृत्त प्राप्त हो गया। इसके रचना के पद आपको लिखने हैं दोस्तों। उसके बाद हमने यहाँ पे उसका जो भी हमने काम किया है, वृत्त बनाया, परिवृत्त, उसकी रचना के पद हमको लिख लेना है दोस्तों। रचना के पद में हमने क्या क्या किया है वो हमको लाइन से लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाया ए बी सी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ए बी का लंबार्धक खींचा, फिर दूसरी भुजा ए सी का लंबार्धक खींचा, जिसके बाद हमको कटान बिंदु ओ प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ओ से ए को हमने मिलाया था, ओ को केंद्र तथा ओ ए को त्रिज्या, ओ को केंद्र माना तथा ओ ए त्रिज्या का हमने वृत्त बना लिया। इस प्रकार हमको अभिष्ट परिवृत्त की रचना हुई, ये जो हमने परिवृत्त बनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी त्रिभुज का परिवृत्त की रचना कर सकते हो, जो कि काफ़ी
इजी है। और वृत्त की रचना के साथ साथ आपको रचना के पद भी लिखने हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने किसी वृत्त के परिवृत्त की रचना करना देखा था, किसी त्रिभुज की परिवृत्त की रचना। अब हम देखते हैं कि इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। हमको दिया है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी भुजा है हम वो खींच लेते हैं। पहले हम BC बराबर 4 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ये जो हमने B से C भुजा खींच ली जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या दे दिया, कोण B पर हमको बनाना है 90 अंश। B पर हमको कोण कितना बनाना है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो हम B पर 90 अंश का कोण बना लेते हैं दोस्तों। ये लीजिए, B पर हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, अब जो A होगा वो हमारा इसी लाइन पे होगा ना। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाना है तो A हमारा इसी लाइन पे होगा। अब A से B से A का डिस्टेंस कितना है बोला, 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडर को 3 सेंटीमीटर पे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने डिवाइडर को 3 सेंटीमीटर पे अरेंज कर लिया है। ठीक, तो अब हम B पर रख करके चाप काटते हैं इस रेखा में। ये लीजिए मैंने चाप काट लिया। ठीक, तो ये जो बिंदु मिला वो बिंदु है हमारा A से B का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। इसको हम A से C को मिला देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका हमको कोणार्धक खींचना है। तो किसी भी आप दो कोण का कोणार्धक खींच सकते हो। तो चलिए हम कोण C का कोणार्धक खींच लेते हैं। तो हम डिवाइडर को बहुत छोटा सा फैला लेते हैं और C पर रख करके चाप काटते हैं। ये देखिए, जो दो बिंदु पर काटता है, कोणार्धक बनाना मैंने आपको बता दिया है। इस कटान बिंदु पर रख करके यहाँ हमने चाप काटा और इस कटान बिंदु पर रख करके यहाँ हमने इसका कटान बिंदु ले लिया। ठीक है, तो ये जो रेखा मिली है उसको हम C से मिला लेते हैं। कटान बिंदु को C से मिला लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए, तो ये हमारा कोण C का कोणार्धक हमने खींच लिया है। अब हमको कोण B का कोणार्धक, कोई भी दो कोण का आप कोणार्धक खींच सकते हो। अब हम कोण B का कोणार्धक खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये कोण B का कोणार्धक खींचने के लिए मैंने डिवाइडर को सेट कर लिया है इस प्रकार से। अब इस कटान बिंदु पर रख करके मैं चाप काटूंगी और इसका कटान में लूँगी यहाँ से। काफ़ी छोटा हो गया है ये। ठीक है, तो हमको जो कटान बिंदु मिला उसको हम B से मिला लेते हैं। ये देखिए, तो ये जो रेखा मिली वो हमको किसका, इस कोण B का कोणार्धक मिल गया। हम C के कोणार्धक को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको दोनों के कोणार्धक, जो C का कोणार्धक था और B का कोणार्धक था, उसका कटान बिंदु हमको प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, है ना। इस बिंदु को हम नाम देंगे O, क्योंकि जो हम वृत्त बनाएंगे उसका केंद्र होगा ये बिंदु O। देखो हमने परिवृत्त में क्या किया था, लंबार्धक खींचे 2 और उसके कटान बिंदु को O माना। अंतर्वृत्त के लिए हम कोणार्धक खींचेंगे 2 और उसके कटान बिंदु को हम मानेंगे केंद्र O। ठीक है, अब हमको ये हम दोनों कोण, जिस भी हम दो कोण का कोणार्धक खींचेंगे उसके बीच जो रेखा होगी, जो भुजा होगी, है ना, तो इस सेंटर जो हमने केंद्र O माना है उससे हम इस BC भुजा पर डालेंगे लंब। ठीक है, इस केंद्र O से BC भुजा पर हमको क्या डालना है, लंब डालना है। BC भुजा से लंब डालना है, तो हमने O से BC पर एक लंब खींच लिया। देख लीजिए, O से BC पर एक लंब खींच लिया। ठीक है,
तो इसको आप नाम दे दो, मान लो डी दे देते हैं, ओ डी। तो अब हमको करना क्या है, ओ को केंद्र मानना है तथा ओ डी को त्रिज्या मान करके हमको एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, ओ से डी, ओ से डी को हमने, ओ को केंद्र माना और ओ से डी को हमने त्रिज्या मान करके एक वृत्त बना। ये काफ़ी छोटा हो गया है, ये बहुत मुश्किल से ये एडजस्ट हो, यहाँ पे देखो इतना कम रखी फिर भी, तो ये छोटे साइज में था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमको एक इस त्रिभुज ए बी सी के अंदर अंतःवृत्त की रचना हमने कर ली है, जिसका केंद्र है ओ तथा त्रिज्या है ओ डी। ये देखिए, ये जो वृत्त है वो तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है। तीनों भुजा मतलब ए बी बी सी और सी ए भुजा को ये स्पर्श करती हुई वृत्त हमने बना ली है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ए बी सी के अंदर अंतःवृत्त की रचना कर ली है। अब हमको इसके रचना के पद लिखने हैं। रचना के पद में जो जो हमने किया है उसको क्रमशः हमको लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी की रचना की। सेकंड, कोण बी तथा कोण सी का कोणार्धक खींचा। थर्ड, हमको कटान बिंदु ओ प्राप्त हो गया। फिर हमने क्या किया, बिंदु ओ से भुजा बी सी पर लंब डाला। बिंदु ओ से भुजा बी सी पर लंब खींचा, ओ डी। ठीक है, ओ को केंद्र माना तथा ओ डी को त्रिज्या मान करके हमने एक वृत्त बनाया, जिसके कारण अभिष्ट हमको अंतर्वृत्त की रचना हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की रचना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये जो लेसन है ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, आपका समाप्त होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको 4 प्रकार से रचना करना बताया है। सबसे पहले किसी रेखा को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। उसके बाद मैंने आपको बताया किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। थर्ड, मैंने आपको बताया किसी त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करना। और फोर्थ, मैंने आपको बताया किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करना। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया।